के दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की वन संपदा और राजस्थान के जो वन्य जीव हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान की जो वन संपदा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान की जो राज्य पर्यावरण नीति है यह कब घोषित की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 जो है इस दिन राजस्थान की वन एवं जो पर्यावरण नीति है यह घोषित की गई थी। राजस्थान की यदि नवीनतम वन नीति की बात करें, राजस्थान की नवीनतम वन नीति इसकी घोषणा है वह की गई है 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को इसकी घोषणा है वह की गई है नवीनतम वन नीति की। इसके अंदर जो लक्ष्य है वह क्या रखा गया है? इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि जो आगामी 20 वर्ष होंगे उसके अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके 20% तक वनस्पति का जो आवरण है इसको बढ़ाना है। तो ये भी आप याद रखना, पहली वन नीति है वह 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी की गई है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 20% वन है यह करना है। आगे बात करें, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 20% तक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार जो है इसने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत है वह कब की थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2023 के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें विश्व वानिकी उद्यान है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयपुर। अगला है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान के अंदर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 18, 19 और 20। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2019 में इसकी स्थापना है वह हुई थी। राजस्थान के अंदर यदि आपसे पूछे तो पर्यावरण विभाग की स्थापना है वह कब हुई थी? राजस्थान के अंदर पर्यावरण विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में। अगला है, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? राजस्थान जैविक विविधता जो नियम है वह किस वर्ष तैयार किए गए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2010 के अंदर। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड है इसकी स्थापना है वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना है वह हुई थी। अगला है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है यह कब लागू की गई? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर इको टूरिज्म जो पॉलिसी है यह लागू की गई थी 15 जुलाई 2021 को। राजस्थान की पहली इको टूरिज्म जो पॉलिसी है यह कब लागू हुई थी? तो यह हुई थी 4 फरवरी 2010 को। 4 फरवरी 2010 को पहली इको टूरिज्म पॉलिसी, और दूसरी है ये लागू हुई है 2021 में। अगला है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की स्थापना है यह कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1950 के अंदर राजस्थान में वन विभाग की स्थापना है वह की गई थी। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण जो अधिनियम है यह कब लागू किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1980 के अंदर वन संरक्षण अधिनियम है यह लागू किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? जल निकायों का संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल नहीं है: प्रदूषक, सूर्य से ऊर्जा, प्रदूषण और खतरनाक पदार्थ। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है वह इसके प्रावधान। अगला है, खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध इसके अंदर बताया गया है, इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आर्थिक संबंध हो गया कि यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। सांस्कृतिक संबंध हो गया कि इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अगला है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। सत्य कथन है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में
क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक नहीं होता है, इसका आकार सामान्य होता है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूखी परिपक्व फलियां जिन्हें स्थानीय रूप में खोखा कहा जाता है में मीठा गूदा होता है और यह खाने योग्य भी होती हैं और स्थानीय बच्चों द्वारा पसंद की जाती हैं। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्रमुख पेड़ है। इसे वर्ष 1982-83 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी की सूखी पीली फलियों को संग्रहित किया जाता है और साल भर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ दे रखे हैं राजस्थान की वनस्पति और एक तरफ वनस्पति का प्रमुख उपयोग है वह दे रखा है। सालर वृक्ष, सालर वृक्ष हमने पीछे पढ़ा था, पैकिंग बॉक्स के लिए ये काम में आते हैं। खेजड़ी जो है यह राजस्थान का अधिक उपयोगी वृक्ष है और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा 4। धामन, धामन क्या है, डेयरी पशुओं के लिए यह एक पौष्टिक घास है। सांगवान की लकड़ी है, ये इसका उपयोग है वह कृषि के उपकरण बनाने में होता है। अगला है कौन सी राजस्थान में पाए जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। राजस्थान में पाए जाने वाली झाड़ी का कौन सा एक प्रकार नहीं है। फोग, धामन, लाना, अरना, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धामन जो है ये क्या होती है, ये एक घास होती है। अगला है धामन, करड़ और अंजन जो है ये क्या है, तो ये राजस्थान की घास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से रिक्त स्थान जिले में मिलता है। अर्जुन का जो वृक्ष है वह कौन से जिले के अंदर मिलता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, झालावाड़। अर्जुन का जो वृक्ष है यह कहां पर पाया जाता है, तो यह उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सलूम्बर और झालावाड़ है, यहां पर यह पाया जाता है। झालावाड़ के अंदर यह सर्वाधिक पाया जाता है। झालावाड़ के अंदर यह सर्वाधिक पाया जाता है। खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष का कौन सा भाग है जिससे कत्था प्राप्त किया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से और छाल से, कौन सा होगा, तो इसके वृक्ष की जो छाल है इससे कत्था तैयार किया जाता है। ये कत्था है वह तैयार करती है कि थोड़ी जनजाति, ये थोड़ी जो जनजाति है उसके द्वारा ये कत्था है वह तैयार किया जाता है। खैर है ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर यह सर्वाधिक पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। बीकानेर, भरतपुर, बूंदी और झालावाड़, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो बीकानेर है ये कत्थे का उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भरतपुर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा और चूरू, बीकानेर, कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला है राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर कौन से वृक्ष से कत्था है वह निकाला जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो खैर के वृक्ष से। अगला है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है। राजस्थान के अंदर कौन सा वृक्ष है वह गोंद का स्रोत नहीं है। बबूल, बांस, नीम और पीपल, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो बांस है ये गोंद का एक स्रोत नहीं है। गोंद की यदि बात करें तो गोंद कौन कौन से वृक्षों से निकाला जाता है, तो बबूल, नीम, पीपल हो गया, खेजड़ी, सालार, डाक, इन सभी से गोंद है वह निकाला जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है। गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा है। खेर, सांगवान, दोकड़ा, सालर, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सालार जो वृक्ष है यह गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। अगला है किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। कौन से वृक्ष के पत्ते हैं जिनसे बीड़ी है वह बनाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो आप सभी जानते हैं तेंदू के जो पत्ते हैं इनसे बनाई जाती है बीड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। तेंदू का जो वृक्ष है यह सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है। तेंदू का जो वृक्ष है यह सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के अंदर यह सर्वाधिक पाया जाता है। बांसवाड़ा में यह पाया जाता है। झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, यहाँ पर यह पाया जाता है। इसके बाद में यदि बात करें तो तेंदू का जो वृक्ष है इसका राष्ट्रीयकरण है वह कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण है वह इसका किया गया था 1974 में। 1974 में किया गया था। तेंदू के जो पत्ते हैं इनको, तेंदू का जो फल है इसको क्या कहा जाता है। तेंदू का जो फल होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं टिमरू। टिमरू है वह इसको बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है निम्नलिखित में किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं।
राजस्थान के अंदर कौन से वन हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धोकड़ा वन, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ये पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है। इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो इसका उपयोग है वह हृदय रोग के अंदर किया जाता है और गर्भपात के अंदर इसका उपयोग है वह किया जाता है चिरमी का, और ये पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें वज्रदंती, वज्रदंती जो दंत रोग में लाभ देती है, ये कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है हाड़ौती और जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर, हाड़ौती और जो मेवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर ये मिलती है। एक याद रखना शंख पुष्पी, शंख पुष्पी जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर मिलती है? तो इसके अंदर क्या होता है? याददाश्त के अंदर वृद्धि है वह होती है, याददाश्त में वृद्धि है वह होती है, और ये कहां पर मिलती है? जोधपुर और बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर जो है यहाँ पर यह मिलती है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है बांस के जंगल राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? बांस के जो जंगल हैं वह राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, सिरोही आदि जो जिले हैं यहाँ पर ये पाया जाता है। बांस की यदि हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि बांस जो है वह एक घास होती है, बांस जो है एक घास होती है और सर्वाधिक लंबी घास, सर्वाधिक लंबी घास है वह यह होती है। बांस है, इसको आदिवासियों का हरा सोना है वह कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना इसको कहते हैं। आदिवासियों की इमारती लकड़ी इसको कहा जाता है, आदिवासियों की इमारती लकड़ी भी इसको कहा जाता है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है वह कौन सा है? तो वह है बांस। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस घास जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर में, टोंक में, भरतपुर में और अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर सही होगा। इसका जो प्रयोग है यह शरबत बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और यह एक सुगंधित घास है वह होती है। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए कौन सी घास का प्रयोग है वह किया जाता है? तो ये किया जाता है खस घास का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? लाना, धामण, सेवण, करड़। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सी घास है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लाना। अगला क्वेश्चन है रखते, कांकड़े, डांग और रुद्र ये सभी क्या है? तो ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसन घास के जो मैदान है वह कौन से जिले के अंदर स्थित हैं? तो ये पाए जाते हैं 12 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है सेवण घास का वानस्पतिक नाम है। सेवण जो घास है इसका वानस्पतिक नाम है वह क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो इसका वानस्पतिक नाम है वह होता है लेसियूरस सिडिकुस। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें धामण घास का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछे तो क्या होगा? सेनक्रस, सेनक्रस सेटिजेम्स। बांस है, इसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वह क्या होता है? तो इसका होगा बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा वल्गरिस। अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाई बनाने के लिए मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता है? अश्वगंधा का जो पौधा होता है इसके किस भाग को दवाई बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, जड़। अश्वगंधा जो है ये क्या करता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, और इसकी सर्वाधिक खेती है यह कहां पर की जाती है? ये की जाती है कोटा संभाग में। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बीड़ जो है ये कौन से जिलों के अंदर पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सीकर, जोधपुर और पाली के अंदर ये पाए जाते हैं। बीड़ जो है ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बीड़ जो है ये राजस्थान के अंदर घास के मैदान या चारागाह जो होते हैं उनको कहा जाता है। राजस्थान में घास के मैदान या जो चारागाह होते हैं उनको बीड़ कहा जाता है, बीड़ है वह कहा जाता है। अगला है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन है वह करना है। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई।
ये जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम या परियोजना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेज 3 इसके फेज हैं, फेज पहला, फेज दूसरा और फेज तीसरा। 3 फेज इसके हैं। पहला फेज जो है इसका चला था 2003 से 2010 तक। इसके अंदर जिले थे, वह थे 18 जिले। इसके अंदर सहयोग है वह किसने किया था? वह किया था जिक्का ने सहयोग किया। दूसरा फेज है वह चला है 2011 से 2022 तक। इसके अंदर शामिल किए गए थे 15 जिले, 10 मरुस्थलीय जिले थे और 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। इसमें भी सहयोग किसने किया था? जिक्का ने किया था। तीसरा फेज है वह चला है 2023 से। वर्तमान के अंदर सहयोग है वह कौन कर रहा है? तो वर्तमान के अंदर जो सहयोग कर रहा है वह कर रहा है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। फ्रांस की एक एजेंसी है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है वह इसके अंदर सहयोग कर रही है। और ये तीसरा फेज है, ये 2023 से शुरू हुआ है। इसके अंदर जो कथन दे रखे हैं, इसमें दे रखा है फेज 2 के बारे में पूछा है। इसमें 18 जिले एवं 8 वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल थे। ये कथन इसमें असत्य है। 15 जिले हैं वह इसके अंदर शामिल थे। अगला है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011-19 से निम्न में से किससे संबंधित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना जो है वह किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? वृक्षारोपण दे रखा है, आजीविका संवर्धन दे रखा है, जैव विविधता संरक्षण दे रखा है और दे रखा है सिंचाई विकास। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सिंचाई विकास है वह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अरावली वनारोपण परियोजना आप आरंभ की गई। अरावली वनारोपण जो परियोजना है वह कब आरंभ की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आरंभ हुई थी 1992-93 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यह राजस्थान के 10 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। सहायता है वह किसने की थी? तो जापान की सहायता से यह शुरू की गई थी। जापान की सहायता से यह शुरू है वह की गई थी। अगला है अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अरावली विकास परियोजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो बाढ़ नियंत्रण जो है वह इसका उद्देश्य नहीं है। अगला है अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? अरावली वनीकरण जो परियोजना है इसके अंदर कौन सा जिला है वह नहीं आता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसमें 10 जिले कौन कौन से आते हैं? 10 जिले कौन कौन से आते हैं? तो यदि हमें जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के अंदर पहले 5 जिले आते थे, उसमें से दौसा को माइनस करना है और 4 जिले इसमें आ जाएंगे, अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद में यदि हम बात करें और कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर, तो इसमें उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ इसके अंदर आता है, बांसवाड़ा इसके अंदर आता है, सिरोही आता है, पाली आता है और नागौर जिला है वह आता है। ये 10 जिले इसके अंदर आते हैं, दौसा नहीं होगा। अगला है रुख भाइला का अर्थ क्या है? रुख का अर्थ होता है वृक्ष और भाइला राजस्थान में किसको कहते हैं? मित्र या दोस्त को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसका अर्थ है वृक्ष मित्र। अगला है हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान जो कार्यक्रम है इसका संबंध है वह किससे है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका संबंध है वह वृक्षारोपण से। हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है यह कब चला था? 2009 में इसकी शुरुआत हुई और यह 2014 तक चला था। वृक्षारोपण की पंचवर्षीय योजना है ये। वृक्षारोपण की यह एक पंचवर्षीय योजना है। अगला है सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? 1730 के अंदर जो खेजड़ली आंदोलन है वह किसके लिए हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? आप सभी जानते हैं वन संरक्षण के लिए यह हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसके अंदर अमृता देवी बिश्नोई जो हैं इन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इनके नेतृत्व में 365 लोगों द्वारा बलिदान है वह दिया गया था। इस समय जोधपुर का शासक कौन था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभय सिंह जोधपुर का शासक था। 12 सितंबर को बनाया जाता है खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी को एकमात्र खेजड़ली मेला जो है विश्व का वह लगता है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भाग बन गया है? कौन से के लिए? तो बिश्नोई समुदाय के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली जो शहीद मेला है यह कब लगता है? तो यह लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा।
टोफिर कार्यक्रम का संबंध है। टोफिर जो कार्यक्रम है इसका संबंध है वह क्या है? टोफिर कार्यक्रम, टोफिर का अर्थ है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। इसका जो स्लोगन है वह क्या है? इसका स्लोगन है हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान। हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2023-24 के अंदर इसकी शुरुआत है वह हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है प्रति वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाना जो है वह इसका उद्देश्य है। 5 करोड़ पौधे जो हैं वह लगाना इसका उद्देश्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं? कितने पौधे हैं वह तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 5 करोड़ पौधे।